हेलो बच्चों, वेलकम इन आईएफएल एकेडमी। सो बच्चों, आज हमारी सीरीज का डे सेकेंड है और हम इस लेक्चर में प्ले विद केमिस्ट्री पार्ट 2 पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। हमने इस पेज को समझ लिया था, बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था मैटर के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियरली समझा था। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देखिए। अगर वो नहीं देखा है तो ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, इस लेक्चर में बेटा हम लोग एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स और सिंबल के बारे में समझने वाले हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं ये होते क्या हैं, ये एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, और ये सिंबल एलिमेंट को क्यों ऐसे इनके साथ सिंबल लगाए जाते हैं, ये सब डाउट्स, सारे आपकी जो डाउट्स होते हैं इन सब को हम इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये जो एलिमेंट्स होते हैं आपको सबसे पहले इन्हें याद करना होता है 1 से लेके 20 तक। 10 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने ये बेसिक एलिमेंट्स को लर्न कर लिया तो आपको समझ में आएगी सारी केमिस्ट्री। आपको कहीं अटकना नहीं होगा कि आपको अरे ये कैसे हुआ, ये आपके मन में ये डाउट नहीं आएगा। सो स्टूडेंट्स, जो एलिमेंट्स होते हैं इनके पास एटॉमिक नंबर होता है, और आप एटॉमिक नंबर को ऐसे कंसीडर कर सकते हैं जैसे आपका स्कूल में रोल नंबर होता है। आपके स्कूल में, क्लास में आपकी पहचान आपके रोल नंबर से होती है, वैसे ही हमारे एलिमेंट्स की पहचान इनके एटॉमिक नंबर से होती है। तो फर्स्ट एटॉमिक नंबर का मतलब होता है हाइड्रोजन, सेकेंड का हीलियम, थर्ड का लिथियम, फोर्थ का बेरिलियम, फिफ्थ का बोरॉन, सिक्स्थ का कार्बन एंड सेवंथ का नाइट्रोजन। इसी तरह से 8 का ऑक्सीजन, 9 का फ्लोरीन, 10 का नियॉन। और इनके कुछ सिंबल्स भी होते हैं। तो आप सिंबल को ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये इनका फुल नेम है और ये इनको शॉर्ट नेम, ऐसे इनको शॉर्ट नेम से बुलाया जा रहा है। तो ये जो है ये इनके शॉर्ट नेम्स हैं। जैसे आपका कुछ नाम होगा, उसको आपके घर का एक निकनेम होगा, उसी तरह से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि इनका निकनेम है। ठीक है बच्चों? ओके। सो स्टूडेंट्स, आपको ये एलिमेंट्स याद करने पड़ेंगे और बहुत से टीचर्स आपको निमोनिक्स बताएंगे। सो स्टूडेंट, निमोनिक अच्छा है, लर्न हो जाता है बहुत जल्दी, ये बात सही है। बट स्टूडेंट्स, अगर आपने निमोनिक से याद किया तो आपको वो रैंडम जो प्रोसीजर होता है ना वो कभी समझ नहीं आएगा। अगर किसी ने कह दिया कि 17 पे कौन सा एलिमेंट है तो आप कभी नहीं बता पाएंगे कि हाँ ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ क्लोरीन है, नहीं बताएंगे अगर आपने निमोनिक से याद किया। और अगर आपने इस तरह से लाइन वाइज, सीरियल वाइज लर्न किया तो आप रैंडम भी बता पाएंगे और सीरियल वाइज भी, वो तो आपने लर्न ही किया है। तो इसलिए मुझे ज़्यादा बेटर लगता है और ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट भी है कि आप इसको सीरियल वाइज लर्न करें। तो चलिए, इसी तरह से यहाँ पे 11 से लेके 20 तक का भी दिया हुआ है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। बेटा यहाँ पे ये आर स्मॉल आर है, यहाँ पे स्मॉल ए है, ये स्मॉल एल है, यहाँ पे भी स्मॉल एल है, ये जी है स्मॉल, ये ए है स्मॉल। ऐसा ही शायद ऊपर भी हुआ है। चलिए एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ बच्चों, हुआ है। चलिए इसे सही कर लेते हैं। ये ई है, ये सब सही है। ये सो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे 11 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स दिए हैं। जैसे कि 11 पे है हमारा सोडियम, 12 पे है मैग्नीशियम, 13th पे है एल्यूमिनियम, 14th पे है सिलिकॉन, 15th पे है फास्फोरस, 16th पे है सल्फर, 17 पे है क्लोरीन, 18 पे है ऑर्गन एंड 19 पे है पोटेशियम, देन 20 पे है कैल्शियम।
तो बेटा आपको ये लर्न करना है, ऐसे ही सीरियल वाइज आप अगर लर्न करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए मैंने आपको समझा दिया है कि एटॉमिक नंबर और सिंबल को आप कैसे रिलेट कर सकते हैं एलिमेंट से। चलिए सो स्टूडेंट्स, ये वर्ड जो है आप सब ने इस वर्ड को देखा होगा, सुना होगा, इसके बारे में पढ़ा होगा, पर आपको आज तक ये शायद किसी को क्लियर भी हो, पर जिन्हें नहीं क्लियर है उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग एटम्स को हर एंगल से क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। चलिए, तो बेटा यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है एटम के बारे में, आपको बताना है कि एटम है क्या। चलिए, जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले सकता है। ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले सकता है, यानी अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहां पे जो सब्सटेंसेस है, रिएक्टेंट्स हैं, वो एटम्स से ही बने होंगे, यही इसका मतलब है। तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के, वो क्या होते हैं, हमारे एटम्स होते हैं। ओके बेटा, ठीक है। और ये जो जाहिर सी बात है, अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ हर उसका बिल्डिंग ब्लॉक होंगे, पर जो हमारे एटम्स हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं मैटर के, यानी जो हमारा मैटर है वो हमेशा एटम से ही मिलकर बना होता है। यानी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो मैटर है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारे एटम होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमने एटम की अंदर जाकर सब पता लगाया कि कौन कैसा है, कौन गुस्से वाला है, कौन नाराज रहता है, कौन बहुत पॉजिटिव है। तो चलिए हम भी देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा एटम, और इसके अंदर जो हमारा सेंटर मास होता है उसमें हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आराम फरमा रहे होते हैं, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये बेचारा ऑर्बिट्स में चक्कर काट रहा होता है। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा होता है, और जो हमारा प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है ये न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, इनको ये जो सर्कल हैं इन्हें हम लोग ऑर्बिट्स कहते हैं और शेल कहते हैं, या फिर इन्हें हम लोग एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। ओके, ठीक है। और ये जो हमारा सेंटर मास है हम लोग इसे न्यूक्लियस कहते हैं, हम लोग इसे न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो हमारा प्रोटॉन है बड़ा ही अच्छा नेचर का इंसान, मतलब पार्टिकल है ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसका जो चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये बड़ा ही गुस्से वाला है, इसका जो नेचर है, इसका जो चार्ज है वो हमेशा निगेटिव रहता है। ओके, ये यहाँ पे निगेटिव है। और हमारा न्यूट्रॉन भाई साहब, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, इनका दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है, ये हमेशा न्यूट्रल रहते हैं। ठीक है, ये हमेशा न्यूट्रल रहते हैं। तो चलिए इनके चार्ज देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है ये निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, इसका जो चार्ज की इसके जो चार्ज की वैल्यू है वो है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। और जो हमारा प्रोटॉन है इसके चार्ज की वैल्यू है, या फिर इसका चार्ज है +1.6 इंटू 10⁻⁻
19। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, और आपने ये नोटिस किया होगा कि इनका जो नंबर है वो दोनों का सेम है। तो आपको बस ऐसे याद रखना है कि 1.6 इंटू 10⁻19 हमेशा ये भी प्रोटॉन का भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है, पर अगर पॉजिटिव लगा होगा तो वो होगा प्रोटॉन का, और अगर निगेटिव लगा होगा तो वो होगा इलेक्ट्रॉन का। चलिए, और जो हमारा न्यूट्रॉन है वो हमेशा न्यूट्रल रहता है, तो इसका चार्ज हमेशा 0 रहता है। ओके, ठीक है। अब इनका मास दिया हुआ है इन केजी, तो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31। ये आपको नॉर्मली बस ऐसे ही ध्यान रखना है, इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है। 9.1 इंटू 10⁻13 ये है इलेक्ट्रॉन का मास। प्रोटॉन का मास होता है 167 इंटू 10⁻27, और न्यूट्रॉन का होता है 1.6 इंटू 10⁻27। ओके स्टूडेंट्स, मे बी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एटम पर डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, एटम का आप लोगों को ये तो पता है कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, पर जो हमारा एटम है ये ऐसा पार्टिकल है जो तोड़ा नहीं जा सकता, ब्रोकन नहीं किया जा सकता किसी भी केमिकल मीन्स से। ठीक है, कैन नॉट बी, मैं यहां लिख रही हूं, आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी इससे छोटा भी ये नहीं किया जा सकता, सब्सटेंसेस बाय केमिकल मीन्स। इसका मतलब है कि जो हमारा एटम है उसको हम फर्दर नहीं तोड़ सकते किसी भी केमिकल मीन्स से। ओके, किसी भी सिंपलर सब्सटेंस में अब दोबारा हम लोग उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और एक पॉइंट है कि जो एटम है, पहले लिख देती हूँ फिर समझाती हूँ। सो स्टूडेंट्स, जो एटम होते हैं सेम एलिमेंट के वो हमेशा आइडेंटिकल होंगे, और जो एटम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के वो हमेशा डिफरेंट होंगे। अब आपको इसका मतलब नहीं समझ में आया, मुझे पता है, चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर मैं कहूं कि ऑक्सीजन के एलिमेंट के जो एटम होंगे ऑक्सीजन में, वो ऑक्सीजन के ही होंगे, और अगर मैं कहूं कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स होंगे वो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के होंगे और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के होंगे, यही मतलब है इस लाइन का। ठीक है, ओके, तो चलिए ये आपका क्लियर हो गया होगा मे बी। ठीक है, अब बेटा चलिए समझते हैं व्हाट आर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? क्या आप लोगों को पहले से कुछ पता है एलिमेंट्स के बारे में? देखिए बेटा, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एक तरह के
एटम से मिलके बने होते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कंपोज्ड ऑफ सिमिलर एटम्स, यानी ये एक तरह के एटम से मिलके बने होंगे और उन्हें हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे कि हमारा हीलियम हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियॉन हो गया, ये सब क्या है? हमारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग देखेंगे व्हाट आर मॉलिक्यूल्स। बेटा मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? चलिए समझते हैं हम लोग। मॉलिक्यूल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो दो या दो से ज्यादा एटम्स, दो से ज्यादा टाइप्स ऑफ एटम से मिलके बन सकते हैं और ये सेम एटम से भी मिलके बन सकते हैं। जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ये दो तरह के एटम से भी मिलके बन सकते हैं और सेम काइंड ऑफ एटम से भी मिलके बन सकते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से भी मिलके बन सकते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे कि जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस, ये सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बनी है पर है तो मॉलिक्यूल ही ना। और जो हमारा H2O यानी वाटर है ये डिफरेंट एटम से मिलके बना है, यानी इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है पर फिर भी ये मॉलिक्यूल है। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम एटम से भी मिलके बन सकते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से भी मिलके बन सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मे बी आपका क्लियर हुआ होगा ये। चलिए अब हम लोग कंपाउंड समझते हैं। चलिए बेटा कंपाउंड्स क्या होते हैं? आपको मॉलिक्यूल्स क्लियर हो गया, एटम क्लियर हो गया, एलिमेंट्स क्लियर हो गए, सिंबल्स क्लियर हो गया, पर ये कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो कंपाउंड्स होते हैं ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि टू और मोर देन टू एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, यानी इसमें सेम एलिमेंट का कोई फंडा नहीं है, सेम एलिमेंट का कोई फंडा नहीं है। यहाँ पे दो एलिमेंट होंगे या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट होंगे और वो हमेशा केमिकली कंबाइंड होंगे, हमेशा केमिकली कंबाइंड होंगे। अच्छा ठीक है, वो हमेशा कैसे कंबाइंड होंगे? केमिकली कंबाइंड होंगे, यानी ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बाउल लिया और उसमें थोड़ा हाइड्रोजन डाला, थोड़ा ऑक्सीजन डाला, उसको मिला दिया तो वो बन गया हमारा कंपाउंड। नहीं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, वो रीअरेंज होकर कंपाउंड बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अगर बात आई है तो अब हम लोग समझ लेते हैं इसी का जस्ट अपोजिट एक है, वो है मिक्सचर। पहले मैं आपको एक फ्रेज देती हूँ, क्या आप लोग बताइए ये सही है या गलत है? ऑल all molecules are not compound, but all compounds are स्टूडेंट्स बताइए क्या ये जो मैंने लाइन लिखी है ये लाइन सही लिखी है? जी हाँ, बिल्कुल सही लिखी। जो कंपाउंड्स होते हैं वो सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल होंगे पर सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होंगे, क्योंकि वजह भी सुन लीजिए। जो कि हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो
सेम काइंड ऑफ एटम से भी मिलके बने होते हैं। ये मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। से बनते हैं और डिफरेंट काइंड से भी बन सकते हैं, पर अभी जो हमें समझना है वो ये है कि सेम काइंड के एटम से मिलके बनते हैं, और जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें दो ही एटम से शुरुआत होती है, यानी इसमें सेम काइंड का कोई फंडा नहीं लगता। पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और टू काइंड ऑफ पार्टिकल, एटम लिखो या पार्टिकल लिखो, मिलके भी बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम काइंड के एटम से भी मिलते हैं और डिफरेंट काइंड एटम से भी मिलके बने होते हैं। इसीलिए जो हमारा कंपाउंड है वो सारे मॉलिक्यूल होते हैं, पर सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होते हैं। मे बी आपको ये क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। चलिए, सो स्टूडेंट्स, यहीं पे हम लोग कुछ एक सेकेंड, मुझे कुछ पॉइंट आपको मॉलिक्यूल्स में और ऐड करवाने हैं। मॉलिक्यूल्स में चलिए बेटा, मॉलिक्यूल्स होते हैं ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बनेंगे, सॉरी एटम से मिलके बनेंगे, या फिर सेम काइंड ऑफ एटम से भी मिलके बन सकते हैं। पर जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो केमिकली ही कंबाइन होंगे, चाहे सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बने या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलके बने, हमेशा केमिकली कंबाइंड होंगे, तभी वो मॉलिक्यूल बनेंगे। इतना क्लियर हुआ। और एक पॉइंट है जो आपको पता ही होना चाहिए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसका मैं पूरा फ्रेज लिख देती हूं। Smallest particle of a substance that can exist independently and show all properties, all its properties, all its property। इसका मतलब क्या है कि ये इकलौते ऐसे पार्टिकल हैं जो कि इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, हमारे अर्थ पे, यूनिवर्स पे एग्जिस्ट कर सकते हैं और अपनी सारी प्रॉपर्टीज को शो कर सकते हैं। ऐसा एटम्स नहीं कर सकते, यही पार्टिकल्स अपने सारी प्रॉपर्टीज को शो कर सकते हैं और एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। ऐसे ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो मे बी आपको ये क्लियर हुआ होगा बेटा। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे, पर मैंने तब एक्सप्लेन नहीं किया था, अब मैंने कर दिया। ठीक है, चलिए अब कंपाउंड आपने समझ लिया है, तो मैं आपको एक मिक्सचर समझाना चाह रही हूं। बस मिक्सचर के बाद आपको एक क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, बेटा मिक्सचर क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो फिजिकली मिक्स्ड होता है, ऐसा सब्सटेंस जो फिजिकली मिक्स्ड होता है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, पर मैंने बहुत ये सब चीजें उसमें नहीं ऐड की थी, क्योंकि ये कंपाउंड के साथ रिलेट करते हैं आप लोग, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता। चलिए मैं पहले उसकी डेफिनेशन ही लिख देती हूं। मेड अप ऑफ टू और more than
या फिर ये रहने दीजिए, more substances mixed physically। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसा पार्टिकल या फिर ऐसा मिक्सचर जो कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस तो मिलके बना है, पर वो कैसे मिक्स्ड है, फिजिकली मिक्स्ड है। और जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं इनका जो रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है, पर जो हमारे मिक्सचर्स होते हैं इनका कोई भी फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है। नो फिक्स्ड रेशियो। ओके, चलिए, और जो हमारे मिक्सचर्स होते हैं ये सेपरेट किए जा सकते हैं आसानी से, पर जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं ये हम लोग इनको सेपरेट नहीं कर सकते बहुत इजीली। तो इसको भी लिख देते हैं हम, कैन बी सेपरेटेड easily, but जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो इजीली सेपरेट नहीं किए जा सकते, पर हमारे जो मिक्सचर हैं वो इजीली सेपरेट किए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिक्स्ड लिख गया था, ये मिक्सचर है बेटा। ओके, सही कर लेते हैं। ठीक है, तो मे भी आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए, तो अब बेटा बारी है एक क्वेश्चन की जो आप लोगों को करना है। मैंने आपको कंपाउंड समझा दिया, मिक्सचर समझा दिया, एलिमेंट समझ गए हैं आप, और सारी चीजें जैसे कि सिंबल, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स, कंपाउंड, एटम, उनके पार्ट्स, सब कुछ समझ चुके हैं। तो एक क्वेश्चन तो बनता ही है बेटा, तो ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। चलिए इसका आंसर आप कमेंट में टाइप कर दीजिएगा। Why ओके स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन करना है और कमेंट में इसका आंसर टाइप करना है। मैं सबका आंसर देखूंगी, किसका सही है मैं उसे लाइक कर दूंगी। ओके स्टूडेंट, ओके, तो आज के लिए इतना काफी था, तो एंड है हमारी क्लास का। थैंक यू वेरी मच।